आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारा अतीत पुस्तक का अध्याय 5वां अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब जनता बगावत करती है और 1856 के बाद नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं होती हैं या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। 1857 की क्रांति से आप सभी भली भांति से परिचित हैं कि हमारे देश में 1857 की क्रांति क्यों हुई। क्रांति का मेन मकसद ये था कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार थोपे तो उसका विरोध होना स्वाभाविक था। यानी जब तक जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो जनता उसका जो विरोध करती है उसे विद्रोह क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सामान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीनने जा रहे थे। यानी जब अंग्रेज है वो जो देसी राजा थे, जो नवाब थे, उनकी सत्ता और सामान दोनों अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिए। उनकी सेनाएं ख़त्म कर दी और उनकी जो स्वतंत्रता थी उन स्वतंत्रताओं को भी अंग्रेजों ने छीन लिया। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी अपनी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इसे इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब देखिए, जब झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जब विधवा होती है, उनके पति का देवासान हो जाता है, तो दत्तक पुत्र गोद लेकर के वह अपने पुत्र को राजा मानने का अंग्रेजों से उन्होंने विनय करती है, लेकिन अंग्रेजों ने वो सारा सब कुछ है वो ठुकरा दिया। इसी प्रकार बाजीराव राणा साहब जो पेंशन मिलती थी उसका भी उन्होंने अंग्रेजों से उन्होंने विनय किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक साइक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी के समय ऐलान कर दिया गया रियासत का शासन ठीक से नहीं चलता जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी आखिर रियासत अवध थी जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई गई और लॉर्ड डलहौजी उस समय था, उसने ऐलान किया था कि शासन ठीक प्रकार से नहीं चलता है, इसलिए अवध को है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिर मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरी, अब कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की योजना बनाई। उसमें उन्होंने बहादुर शाह जफर का परिवार जो लाल किले में रहता था उनको लाल किले से निकालकर अन्य कई जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई। और दूसरा ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। उसके बाद में बादशाह नाम का कोई फरमादेश है वो नहीं चलेगा। उसके बाद में केवल जो होगा वो राजकुमार होगा। यानी बादशाह की पदवी या पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ
पुरानी ज़मीनों हाथ से निकलने जा रही थी। यानी दूसरी ओर जब किसान और सिपाही वर्ग है, यानी विशेषकर किसान वर्ग है जो जिसके ऊपर अधिक लगान और भारी कर वसूला जाने लगा, तो वो दिनों दिन कमज़ोर होते गए। और दूसरा जो कर्ज वो साहूकार से और महाजनों से जो लेते थे वो समय पर नहीं लौटा पाए, और इससे उनकी जो पुरानी ज़मीन है वो भी उनके हाथ से निकलती गई। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ता और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जा चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़मीन के रास्ते से जाने से एतराज़ नहीं किया। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा की दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इसलिए 1856 में कंपनी की एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब देखिए, एक और था जो भारतीय लोग ये मानते थे कि समुद्र के रास्ते से या समुद्र को पार करने से उनकी जाति और उनका धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बर्मा पर आक्रमण के समय कंपनी ने सैनिकों को बर्मा जाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक है वो इस आदेश को वो उनका एतराज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यदि हम समुद्र के रास्ते जाएंगे तो हमारा धर्म और जाति है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा हम थल के रास्ते जा सकते हैं लेकिन समुद्र के रास्ते है वो नहीं जा सकते हैं। तो इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने 1856 में नया कानून बनाया और अब सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया कि यदि आपको सेना में भर्ती होना है तो आपको ज़रूरत पड़े तो समुद्र के रास्ते बाहर भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे और लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों की प्रक्रिया। अब देखिए अंग्रेज क्या सुधार करते हैं भारतीय समाज में। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा रोकना और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी गई। और 1850 में एक नया कानून बनाया गया कि जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों ने यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यानी विधवा विवाह और सती प्रथा कानून पर अंग्रेजों ने 1830 में कुछ कानून बनाए, लेकिन उसके बाद 1850 में एक नया कानून बनाया कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यानी भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए एक मुहिम चलाई। और उसमें कहा कि यदि भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो उनके पुरखों की जो संपत्ति है उनके ऊपर उसका अधिकार है वो बना रहेगा। यानी अब भारतीयों को लगा कि वास्तव में अंग्रेज हमारा धर्म वो क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे और इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यदि भी शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वह सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बाहरी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में शुरू हुई और बगावत ने भारत में कंपनी की अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न
तबकों के असंख्य लोग विद्रोह के तेवरों के साथ उठ खड़े हुए और कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी से उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा शस्त्र संग्रह था। यानी 1857 की क्रांति का जब शुरुआत होती है उत्तरी भारत में, तो ये पहले तो सैनिकों ने पहल की थी, लेकिन सैनिकों के साथ साथ समाज के बहुत सारे वर्ग और लोग उसमें जुड़ गए और अब अंग्रेजों को लगा कि वास्तव में उपनिवेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है वो शुरू हो गया है। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को यूएस सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था और दिन बाद में मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। और 9 मई 1857 की बात है, यानी जब अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों को धर्म नष्ट करना, तो उन्होंने जो एक एनीफील्ड राइफल थी उसमें जो कारतूस चढ़ते थे उसके मुंह पर उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी का लेप कर दिया। यानी कारतूस को यूज में लेने से पहले उसको तोड़ना पड़ता था मुंह से। अब इसलिए अंग्रेज़ों ने ये भारतीय धर्म को नष्ट करने के लिए तो इनका हिंदू और मुसलमान दोनों ने विरोध किया, क्योंकि इसके ऊपर गाय की चर्बी का लेप होने के कारण उन्होंने मना किया और मना करने पर उनको नौकरी से निकाल दिया और 10-10 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई। मेरठ में तैनात दूसरी भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां पर सिपाहियों की आज़ाद करा दिया गया और उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों से संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आबदा थे, लेकिन सवाल रहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। ये मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपने चाहते थे। यानी जब अंग्रेज़ों का विरोध हुआ और 1857 की क्रांति होती है, तो उन्होंने जब अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किया था, उन्होंने देखा अंग्रेज़ों को बाहर जाने के बाद में भारत पर शासन कौन करेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चिन्हित किया जिसका नाम बहादुर शाह जफ़र को, यानी अंतिम सम्राट है वो, सभी ने मिलकर के घोषित किया था। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली में 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंडेर वो दिल्ली पहुंच गए और वहां उनके आने की खबर फैल गई। दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसरों मारे गए और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। इमारतों पर आग लगा दी। विजयी सिपाहियों लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिसल चाहते थे कि बादशाह अंग्रेज़ों का भारी ताकत से 2 हाथ करने के तैयार हो जाए नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़ रहे थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर की मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ बनाने का आह्वान किया और बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। यानी अब बहादुर शाह को अंतिम सम्राट घोषित करके उन्होंने ऐलान किया कि अब इसके बहादुर शाह के नेतृत्व में अब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुग़ल आधिपत्य से दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी जब अंग्रेज़ों की बगावत होती उस समय अधिकतर देश में है वो मुग़ल कालीन रियासतें थे, यानी मुग़लों का शासन था।
अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी कि पर लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों का कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए और लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर वह विद्रोह को सिलसिला शुरू हो गया। एक बार हर रेजिमेंट से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर में खदेड़ दिया। उन्होंने खुद पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए हैं। नवाब वाजिब अली और उसके बेटे ब्रिजेम कैदर को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया। यानी जो बहादुर शाह गद्दी पर बैठे उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने सैनिक कार्रवाई की और जैसे उन शहर से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ब्रिजेश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के माडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई और लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। इसके साथ साथ विद्रोह की टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों को शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया है। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति 6 अगस्त 1857 का लेफ्टिनेंट कर्नल टाइडलर ने अपने कमांडर इन चीफ की टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसे अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया है। वह हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ है, खड़े हो रहे हैं। यानी धीरे धीरे करके अब अंग्रेजों का आत्मविश्वास है वो डगमगा गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि चर्बी वाले कारतूस के मामले में माहौल ख़राब हुआ, लेकिन जब प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक गांव में उनको विरोध का सामना करना पड़ा, तो ये अब धीरे धीरे समझ गए कि अब भारत में रहना शासन करना बहुत ही मुश्किल है। इसी दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। वे बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाई से युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति है वो इस अंग्रेजों के विरोध में शामिल था, जिसमें कुंवर सिंह बिहार से और बाकी जो धर्म योद्धा है वो भी इसमें शामिल थे। कक्षा कार्य में 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? दूसरा, गवर्नर जनरल डल्हौजी ने अवध रियासत के बारे में क्या ऐलान किया है? अवध रियासत के बारे में क्या ऐलान किया? थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, इसमें देखना। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा की? इसमें थोड़ी मिस प्रिंट है, देखना। 1856 यानी 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा की है? सन 1824 में कंपनी ने सिपाहियों को क्या आदेश दिया? इसमें 18
24 है, इसमें ये भी मिसप्रिंट हुई, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना। सन 1824 में कंपनी ने सिपाही को क्या आदेश दिया। गृह कार्य में 4 प्रश्न है। सन 1856 में कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कौन कौन से सुधार किए। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कौन कौन से सुधार किए, प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। आखिर मुगल बादशाह कौन था। इस प्रकार से आपका चैप्टर यहाँ ये समाप्त होगा। आगे वाला अपने नेक्स्ट टाइम देखेंगे।